नमस्कार। मैं रविश कुमार। चलिए, कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए, आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आने वाले 20 से 30 वर्षों में भारत विश्वगुरु बनकर उभरेगा और हिंदू राष्ट्र बनेगा। उन्होंने हिंदू समाज में एकता की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आपसी फूट के कारण ही हिंदू कभी पराजित हुआ है। भागवत ने कहा कि भारत को मिली भक्ति की शक्ति आसुरी शक्तियों और राजाओं से प्रभावित नहीं हो सकती। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाता कई विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका में है। राज्य की राजनीति नेतृत्व केंद्रित है, जहां मतदाता विचारधारा से अधिक व्यक्तिगत नेतृत्व को प्राथमिकता देते हैं। सत्ता परिवर्तन के लिए व्यापक जनांदोलन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना बड़े आंदोलन के सरकार बदलना कठिन होता है। महाराष्ट्र सीएम फडणवीस ने कहा कि मुंबई में गैर मराठी भाषी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। फडणवीस ने बीएमसी चुनाव में भाजपा की रणनीति विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कही। मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव के मुकाबले बीएमसी चुनाव में बेहतर परिणाम की उम्मीद जताई। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा कि संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है और हिजाब वाली महिला पीएम बन सकती है। असम सीएम ने कहा कि संविधान के अनुसार किसी के पीएम बनने पर कोई रोक नहीं, लेकिन भारत एक हिंदू बहुल देश है। ओवैसी ने कहा कि भारत में सभी समुदायों को शीर्ष संवैधानिक पदों पर आने का अवसर मिलता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने भाजपा के मिशन 2026 का शुभारंभ किया। शाह ने एलडीएफ और यूडीएफ पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों दलों के कारण केरल में विकास बाधित हुआ है। भाजपा का केरल में वोट शेयर लगातार बढ़ा है, बावजूद इसके विधानसभा सीटों पर इसका असर सीमित रहा है। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का भी वो समर्थन कर सकते हैं। उन्होंने मराठी लोगों के कल्याण और मराठी भाषा के संरक्षण तथा विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। ठाकरे ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ बीएमसी चुनावों में मराठी मुद्दे पर एकता की पुष्टि की। पीएम मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और शौर्य यात्रा में भाग ले रहे हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व महमूद गजनी द्वारा 1026 में हुए हमले के 1000 वर्षों की स्मृति में आयोजित किया गया है। अमित शाह रविवार को केरल के श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर जाएंगे। नितिन नबीन ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को सिर्फ वोटर नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक एजेंसी बनानी होगी। ओवैसी ने आतंक विरोधी कानूनों के दुरुपयोग और यूएपीए की धारा 15A के गलत इस्तेमाल की आलोचना की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने यूएपीए में संशोधनों का समर्थन किया था, जबकि उन्होंने इसका विरोध किया था। बीएमसी चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार मकरंद नरवेकर हैं, जिनकी संपत्ति 124 करोड़ 4 लाख रुपए है। मकरंद नरवेकर महाराष्ट्र स्पीकर राहुल नरवेकर के छोटे भाई हैं और भाजपा के टिकट पर तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। मकरंद के पास दक्षिण मुंबई कोलाबा में फ्लैट और अलीबाग में 29 कृषि भूमि के टुकड़े हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने, स्लम पुनर्विकास को तेज करने पर जोर देने की बात है। शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, जल आपूर्ति सुधारने और जल भराव की समस्या खत्म करने के वादे किए गए हैं। सार्वजनिक परिवहन के विकास पर जोर दिया गया है, जिसमें मेट्रो विस्तार और इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सोमनाथ में स्वाभिमान पर्व में भाग लेकर मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने सोमनाथ के इतिहास को विजय और पुनर्निर्माण का उदाहरण बताया। पीएम मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर पर 1000 साल बाद भी ध्वजा फहराना, भारतीय 1000 साल बाद भी ध्वजा फहराना
भारतीय शक्ति और साहस का प्रतीक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वर्ष 1 फरवरी को लोकसभा में केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुजरात और पंजाब के कृषि मंत्रियों के साथ कृषि योजनाओं की समीक्षा की बैठक में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना के क्रियान्वयन तथा बजट उपयोग पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में बढ़ती ठंड और भीषण शीतलहर के कारण कई जिलों में सर्दी की छुट्टियों को बढ़ा दिया है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में सर्दी और कोहरे को देखते हुए कक्षा 8 तक सभी बोर्ड के स्कूलों में अवकाश 15 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। यानी अब नोएडा में स्कूल सीधा 16 जनवरी को ही खुलने वाले हैं। यूपी पुलिस ने अयोध्या के राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश करने वाले अहमद शेख को हिरासत में लिया है। शोपियन में 50 साल के अहमद शेख के पड़ोसी ने बताया कि वो मानसिक रूप से कमजोर है और उसकी दवाइयां चल रही हैं। अहमद शेख को राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ की जा रही है। इसमें खुफिया एजेंसियां भी शामिल हैं। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को सीने में संक्रमण और अस्थमा बढ़ने पर सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोनिया गांधी को 5 जनवरी की शाम अस्पताल में भर्ती किया गया था और 1 सप्ताह तक उनका इलाज चला। अस्पताल के चेयरमैन डॉ. अजय स्वरूप ने बताया कि सोनिया गांधी का इलाज सफल रहा और उनकी स्थिति में सुधार हुआ। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद रविवार को तेजस्वी लंबे समय बाद पटना पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की। तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछले चुनाव में तंत्र की जीत हुई और जनतंत्र को धनतंत्र और मशीन तंत्र बना दिया गया। उन्होंने कहा कि 100 दिन तक वे वर्तमान सरकार और उसके फैसलों पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 से नई दिल्ली के बीच सिग्नलिंग केबल कटने की घटना हुई। केबल काटी गई लेकिन चोरी नहीं हुई। कटी हुई केबल मेट्रो पिलर नंबर 9 के पास मिली है। इस घटना से सिग्नलिंग सिस्टम प्रभावित हुआ और नई दिल्ली की ओर ट्रेनें 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मछाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप को देने का संकेत दिया था। नॉर्वे के नोबेल इंस्टीट्यूट ने स्पष्ट किया कि नोबेल पुरस्कार को ट्रांसफर या रद्द नहीं किया जा सकता। नोबेल फाउंडेशन के नियमों के अनुसार पुरस्कार देने का निर्णय अंतिम और स्थायी माना जाता है।